हेलो माय चैंपियन स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल अध्ययन झोपड़ी ऑफिशियल पर। मेरा नाम है परमेश्वर। आइसोमेरिज्म के लेक्चर नंबर 6 में हम बात करने वाले हैं। जो मेरा लेक्चर नंबर 5 था वो था आधारित स्टेरियो आइसोमेरिज्म पर। स्टेरियो आइसोमेरिज्म, इससे पहले हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब 2D वाले पार्ट को अच्छे से कवर किया है। ठीक है, तो आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें आप अच्छे से उसको कवर कर सकते हैं 2D वाले को, है ना, जिसमें चेन पढ़े हैं हम लोग, पोजीशन पढ़े हैं, उसके बाद रिंग चेन पढ़े हैं, ढेर सारा पढ़े में। कितना का नाम बताओ? 5-6 टोटल है। मेटामरिज्म है, ओके, उसके बाद टॉटोमरिज्म है। इस टोटल हम लोग पढ़े हैं। स्टीरियो आइसोमरिज्म में लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था कॉन्फर्मेशनल को। एक टाइप था कॉन्फर्मेशनल और दूसरा टाइप था, ये पहला टाइप था, दूसरा टाइप था बेटा कॉन्फ़िगरेशनल। ओके, आज लाइट है नहीं तो मुझे वीडियोज बिना लाइट में बनाना पड़ रहा है, तो इसलिए मैंने अपना वीडियो हाइड कर दिया है। ओके, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म ये वाला था। तो हम लोग कॉन्फर्मेशनल पढ़ रहे थे। कॉन्फर्मेशनल में हम देख रहे थे बेटा न्यूमान प्रोजेक्शन को। न्यूमान, ठीक है, क्या देख रहे थे? न्यूमान प्रोजेक्शन। न्यूमान प्रोजेक्शन, और न्यूमान प्रोजेक्शन के बाद उस मॉलिक्यूल के बेटा हम स्टेबिलिटी को चेक कर रहे थे। स्टेबिलिटी, और फिर क्या चेक किए थे? पोटेंशियल एनर्जी। बस इस बात को ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो होता ये है बेटा कि कोई भी अगर मॉलिक्यूल है हमारा, मान लो इस टाइप का अगर मॉलिक्यूल है, हम एग्जांपल ले लेते हैं CH3, तो इसमें अब एक कार्बन को 1 और दूसरे को 2 कर दो। ये 1 है, ये हमारा 2 है। एक कार्बन को हमें पॉइंट बनाना है इस तरीका से, दूसरे को तो सर्किल तुम बना लो। सर्किल बना दिए और फिर ये जो पॉइंट है, पीछे वाले कार्बन को आप पॉइंट से दिखा दो। दिखा दिए पॉइंट से। अब इस कार्बन से पॉइंट से देख लो, ये 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो 3 हाइड्रोजन को आप ऐड कर दो। तो हम 3 हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे इस तरीका से, देखो इस तरीका से ऐड कर देंगे। और फिर ये जो सर्किल बनाया है दूसरे कार्बन के एटम को, इससे कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? 3 जुड़ा हुआ है ना, तो 3 हाइड्रोजन को आप ऐड कर दो इस तरीका से, ऐड कर दिए। अब ये बेटा रोटेट करता है। अभी एंगल जो बनेगा इस दो हाइड्रोजन एटम के बीच में, वो 0 डिग्री बनेगा। तो इसको बोलेंगे बेटा हम एक्लिप्स फॉर्म। जब 0 डिग्री डायहेड्रल एंगल बनता है ना, तो उसे हम कहेंगे एक्लिप्स फॉर्म। जब इसी में अगर इसे आप रोटेट करवा दोगे 60 डिग्री एंगल से, तो फिर से देख लो, ये पॉइंट, ये वाला हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन और यहां हाइड्रोजन, ये पॉइंट वाला है। तुमने सर्किल को रोटेट कर दिया, तो अब ये हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा, जो इसके पास था इस बीच में आ जाएगा, ये वाला यहां पे आ जाएगा। अब बेटा एंगल जो है यहां का वो 60 डिग्री है, तो इसको बोलते हैं स्टैजर्ड फॉर्म। स्टैजर्ड, या इसी को बेटा नाम है गॉसे स्ट्रक्चर, GAUCH, गॉच या गॉसे बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर हो जाता है। अब स्टेबिलिटी की बात होती है ना, तो स्टेबिलिटी में जो लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, लेक्चर नंबर 5 में, वो क्या हो जाएगा बेटा? तो स्टैजर्ड वाला जो स्टेबिलिटी होगा कंपाउंड का वो ज्यादा होगा और इक्लिप्स वाले का बेटा कम होगा। क्यों कम होगा? तो बेटा देखो, स्टेबिलिटी 2 फैक्टर पे निर्भर करता है। रिलेटिव स्टेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो 2 फैक्टर पे, इसका जो मेन फैक्टर है स्टेबिलिटी का, तो पहला तो बेटा हो जाएगा वंडरवॉल रिपल्सन पे, वंडरवॉल रिपल्सन, ओके। और दूसरा बेटा निर्भर करता है टॉर्जनल रिपल्सन। ये सब बात अच्छे से ध्यान में रखना। नीट का एग्जाम देना है, जेईई मेंस का देना है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आता है, डायरेक्ट पूछता है। अगर ये तुम्हारा क्लियर कंसेप्ट नहीं है तो एग्जाम देने मत जाना। बेइज्जती नहीं करवाना अपने आप को, 5 नंबर नहीं लाना है तुम्हें, 17 नंबर नहीं लाना है।
तुम्हें पास करना है, तुम्हें 550 नंबर लाना है। तो 550 में भी तो मिलेगा भी नहीं, एडमिशन भी नहीं होगा नीट में। कम से कम तुम्हें 650 प्लस चाहिए, है ना। नीट का एग्जाम देने जाओगे ना बेटा, तो नीट का एग्जाम होता है 720 का, तुम्हें लाना है एडमिशन लेने के लिए 650 प्लस, तभी होगा। और कैटेगरी से भी हो ना, कैटेगरी से भी हो तो 600 प्लस ही सोचो। ये मत सोचना कि हम कैटेगरी वाले हैं तो हो जाएगा 400 300 पे, नहीं होगा, 600 प्लस, तब तुम्हें कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा। और उसके लिए तुम्हें अच्छे से कंसेप्ट आना चाहिए। वो पछताने वाला और रोने वाला कुछ नहीं कर पाता, वो रोते रह जाता है। क्लास में दिखा के पढ़ने वाला स्टूडेंट कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए आप पढ़ाई पर ध्यान दो अच्छे से, तुम्हें पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। मुझे थोड़ा सा मिटाने दो, इसका साइज बड़ा क्यों नहीं हो रहा। अब बड़ा हो गया। ओके ठीक है। तो वंडरवॉल रिपल्शन, टॉर्जनल रिपल्शन। अब ध्यान दो वंडरवॉल रिपल्शन क्या होगा। तो वंडरवॉल रिपल्शन बेटा क्या होगा, ये जो एटम का साइज है ना, आप देख रहे हो हाइड्रोजन एटम है और ये हाइड्रोजन एटम है, इस दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन होगा तो क्या होगा, रिपल्शन से स्टेबिलिटी घटता है। उसके बाद ये जो टॉर्जनल रिपल्शन होता है, इसमें बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, ये जो बॉन्ड बना हुआ है इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो काफी करीब रहेंगे तो उसके बीच में रिपल्सन होगा ना, ठीक है। तो रिपल्सन ज्यादा होगा। ये दो फैक्टर है स्टेबिलिटी को बढ़ाता है या घटाता है। अब रिपल्सन जितना ज्यादा होगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा तो उसका स्टेबिलिटी घटेगा। आप अच्छे से लिख लो, कुछ पॉइंट लिख लो, है ना। मैंने पहले वाले लेक्चर में भी बताया लेकिन आप लिख लो इस तरीका से। इसमें लिखेंगे बेटा हम रिलेटिव स्टेबिलिटी, फिर हम ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि लेक्चर नंबर 5 में जब मैंने उस न्यूमान और सोहर्स प्रोजेक्शन को बताया तो उसमें मैंने कमेंट देखा था यूट्यूब पे कि सर आप और भी एग्जांपल देके उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो बिल्कुल बेटा, हम इसमें न्यूमान और सोहर्स प्रोजेक्शन के बारे में ही बात करने वाले हैं। जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं ना, और जितना टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, मेरा सारा एग्जाम्पल्स वहीं से रहता है। आप बस उसे नोट करना, अच्छे से समझना, लिखते जाना, समझ में आपको आ जाएगा। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें इसमें, तो देखो टू फैक्टर जो होगा ना, लिखेंगे टू मेजर फैक्टर, टू मेजर रिपल्सिव फोर्सेस, फोर्सेस एक्ट। दो फोर्स एक्ट करेगा बेटा। ए नंबर में मैंने बताया था वंडर वॉल, ओके, वंडर वॉल रिपल्शन, वंडर वॉल रिपल्सन। अब ये क्या होगा, तो इसके बारे में पहले लिख लेते हैं। इसमें बेटा क्या होता है, मैंने कल भी बताया था कि इसमें जो रिपल्शन होता है ना, ड्यू टू साइजेज, क्या लिखेंगे, रिपल्शन अकर्स, रिपल्शन जो होगा ड्यू टू देयर साइजेज, देयर साइज each other, ओके। इसमें रिपल्शन होता है एटॉमिक साइज की वजह से। जैसे देख लो, इसमें देख लो, यहां पे समझाता हूं मैं। यहां पे देखो ये एटम एटम काफी करीब है, ज्यादा रिपल्शन होगा। यहां पे देखो एटम के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, क्यों डिस्टेंस ज्यादा है, दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल ज्यादा है, ओके, तो यहाँ रिपल्शन कम होगा। तो ये स्टैजेड वाला ज्यादा स्टेबल, ये वाला कम स्टेबल, ठीक है बेटा। चलो बी नंबर में लिखो। बी नंबर में होता है टॉर्जनल रिपल्शन, टॉर्जनल रिपल्शन। लगता है इधर लाइन नहीं आएगा आज। इसमें लिखना, इसका बेटा इसमें जो रिपल्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। तो लिख लेंगे द इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्ड्स, जो बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वाला बेटा, बॉन्ड्स आल्सो रिपेल, रिपेल इच अदर,
इच अदर नोन एज टॉर्जनल रिपल्शन, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें देख लो, फिर मैं यहीं से एग्जांपल बता रहा हूं कि यहाँ पे देखो, ये नीचे वाले में देख लो, यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होंगे ना, इलेक्ट्रॉन कितना पास पास है, क्योंकि 0 डिग्री पे है तो काफी करीब होगा, तो इसमें रिपल्सन ज्यादा होगा बेटा, और रिपल्सन ज्यादा होगा ना तो उसका स्टेबिलिटी घट जाएगा। ओके, इस बात को नोट कर लो। इसमें एक और पॉइंट लिखो, बिल्कुल हॉट्स पॉइंट। हॉट्स पॉइंट का पूरा नाम होता है बेटा हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, आपको याद रखना है। मोर रिपल्सन, देखो रिपल्सन जितना ज्यादा होगा ना एटम के बीच में, उतना ज्यादा उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। इस बात को ध्यान रखना। पोटेंशियल एनर्जी बेटा क्या होगा, उसका इंक्रीज कर जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी जितना ज्यादा इंक्रीज करेगा ना बेटा, उसका स्टेबिलिटी उतना ही डिक्रीज हो जाएगा। ओके, ये बात ध्यान रखना है। मोर रिपल्सन, ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, कम स्टेबिलिटी, कम पोटेंशियल एनर्जी, ज्यादा स्टेबिलिटी। अब होता ये है बेटा इक्लिप्स में, एसक्यू में, स्टैजर्ड में, इसमें बस पोटेंशियल एनर्जी और रिपल्सन का खेल है, इसके आधार पे तुम बता सकते हो। जैसे अगर हम क्वेश्चंस लिखे कि आपको ना बेटा बताना है, कौन सा बताना है आपको, तो आपको बताना है एन ब्यूटेन का कॉन्फर्मेशन, कॉन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन बेटा। ठीक है, तो एन ब्यूटेन का जो बनाओगे तो पहले एन ब्यूटेन का तुम्हें सूत्र लिखने आना चाहिए ना, आईयूपीएससी ने में मैंने बहुत अच्छे से बताया है। तो पहले सूत्र लिख लो बेटा, CH3 CH2 CH2 और CH3, एकदम ध्यान से देखना। चलो मैं क्या कर देता हूं, इसमें दूसरे कार्बन नंबर इसको 1 बना देता हूं, उसको 2 बना देता हूं। 1 का मतलब बेटा इसको हमें बनाना है पॉइंट, और इसे बेटा बनाना है हमें सर्किल। अब ध्यान रखना, दूसरे वाले को हमने सर्किल बनाया है, तो दूसरे वाले कार्बन एटम से 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप जुटा हुआ है, पहले वाले कार्बन से बेटा 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप जुटा हुआ है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे कौन सा, न्यूमान प्रोजेक्शन वाला, इधर लिखते हैं। इसका हमें बनाना है न्यूमान प्रोजेक्शन, इससे हमें स्टेबिलिटी पता चलेगा। तो इसमें पहले वाले को पॉइंट, सेकेंड वाले को सर्किल, तो पहले आप सर्किल बना लो। चलो ठीक है, सर्किल बना लेते हैं इस तरीका से, बना लिए सर्किल। अब इसमें पॉइंट दे दो, पॉइंट दे दिए, पॉइंट वाले को ब्लैक से कर देते हैं, और ये सर्किल वाले को दूसरे कलर ले लेंगे। अब देखो पॉइंट से क्या सब जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है, तो पहले बड़े एटम को लिखो, यहाँ पे दे दो मिथाइल बेटा। CH3 को मिथाइल कहते हैं, नहीं पता है तो सुन लो, आप जान लो, मिथाइल का नाम पता नहीं रहेगा, जाएगा नीट देने के लिए। और ये वाला बेटा हाइड्रोजन है, हो गया ये हाइड्रोजन। अब ये जो सर्किल बाने हैं ना दूसरे कार्बन को, तो उसमें जो भी एटम जुड़ा हुआ है बेटा उसको लिखेंगे। यहां देख लो CH3 जुटा हुआ है, चलो इसी पे लिख दो CH3। ठीक है, लिख दिए। उसके बाद देख लो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन दे दो, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन दे दो। यही स्ट्रक्चर बनाना है। यहाँ पे एटम के बीच में कितना बॉन्ड एंगल होगा बेटा, कहोगे सर 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री होगा, अगर 0 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है तो उसको बोलते हैं इक्लिप्स। वैसे यहाँ पे फुल्ली इक्लिप्स बनेगा, इसको बोलेंगे बेटा फुल्ली इक्लिप्स, फुल्ली इक्लिप्स स्ट्रक्चर है ये। अब इसे तुम क्या करो ना, 60 डिग्री एंगल से रोटेट कर दो, अराउंड C2 C3 है ये, इसमें हम लिख देंगे अराउंड, हम कौन सा काम कर रहे हैं, तो अराउंड C2 और C3। कैसे, तो ये बेटा 2 है और ये बेटा क्या है 3 है, उसको हम 1 2 माने ऐसे। ठीक है, C2 C3 पे। अब इसको आप क्या करो, 0 डिग्री से बेटा क्या कर दो 60 डिग्री एंगल बढ़ा दो, तो जब इसको रोटेट करवाओगे तो CH3 यहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, हाइड्रोजन इस बीच में चला जाएगा, हाइड्रोजन इस बीच में चला जाएगा। तो चलो करो 60 डिग्री से रोटेट, चलो करते हैं रोटेट 60 डिग्री से। अभी क्या बना था, इस तरीका से बना था, ये था,
यहाँ पे CH3 था, ये सर्किल था, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था। ओके, उसके बाद दूसरा कलर ले लेते हैं। तो यहाँ पे बेटा CH3 था, यहाँ पे फिर क्या था, हाइड्रोजन था, और यहाँ पर क्या था, फिर हाइड्रोजन था। अब इसे हमें मूव करवाना, इसका क्या नाम रखे थे हम, फुल्ली एक्लिप्स। फुल्ली एक्लिप्स, ठीक है। अब इसको रोटेट करो कितना, 60 डिग्री एंगल से। तो 60 डिग्री एंगल से जब रोटेट करोगे आप, तो ये इस तरीका से बन जाएगा। ये सर्किल, सर्किल रहने दो, जहां पर जो है पॉइंट से जुड़ा हुआ उस पॉइंट से रहने दो उसको। CH3 है, यहाँ पे बेटा ये हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन होगा। हमें सर्किल को मूव करवाना है, तो सर्किल को बेटा जब आप मूव करवाओगे ना, तो ये CH3 थोड़ा सा दूर हो जाएगा, देख लो, हो गया, ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला बेटा यहाँ पे आ जाएगा। इसको बोलेंगे बेटा स्टैजर्ड, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, स्टैजर्ड नाम है इसका, या इसको बोलते हैं गॉच फॉर्म, गॉच फॉर्म, ध्यान रखना। अब तुम क्या करो, इसे पार्शियली इक्लिप्स बनाना है, तो एक बार और रोटेट करवा दो 60 डिग्री से। एक बार और रोटेट करवाओगे तो CH3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलो एक बार और रोटेट करवा देते हैं। ये हो गया, सर्किल वाला पार्ट यहाँ पे है, ये बेटा CH3 हो जाएगा। पॉइंट वाले को तो हम मूव कर ही नहीं रहे, बस सर्किल को घुमा रहे हैं, उस स्टेयरिंग को आप घुमाते चलो। उसके बाद फिर देख लो बेटा, इसको फिर से आपने घुमा दिया, कितना से, 60 डिग्री एंगल से। फिर से घुमाओगे तो अब जो ये CH3 है बेटा, ये इस हाइड्रोजन के पास आ जाएगा। CH3, ये जो हाइड्रोजन है, ये आगे इस हाइड्रोजन में जाके मिल जाएगा, यहां पे लिख दो। और यहां वाला बेटा हाइड्रोजन इसमें मूव, देखो मैंने ऐसे मूव करवाया है, रोटेट करवाया, देखो इस तरीका से, ये यहां पे चला गया, ये रोटेट नहीं होगा, यहीं तक होगा, और ये वाला हाइड्रोजन यहां पे चला जाएगा। इसको बोलते हैं बेटा पार्शियली एक्लिप्स्ड, पार्शियली एक्लिप्स्ड। सबके स्टेबिलिटी को भी देखेंगे। एक बेटा और होता है, जब इसे आप 180 डिग्री से मूव करवा देते हो, फिर मूव करवाओगे 60 डिग्री एंगल से, इसको फिर से मूव करवा दो, यहीं पे मैं मूव करवा देता हूं 60 डिग्री एंगल से। तो आप देखना, ये सर्किल घुमा रहा है, बस सर्किल को, पॉइंट वाला नहीं मूव कर रहा है, ध्यान रखना। ये CH3 होगा बेटा, यहां से हाइड्रोजन होगा, फिर ये हाइड्रोजन होगा। अब इसको जब तुम मूव करवाए हो, तो देख लो, ये जो CH3 है बेटा, ये बीच में आ जाएगा, इस CH3 के लंबवत आ जाएगा। जैसे हाइड्रोजन था पहले, यहाँ पे देख लो हाइड्रोजन था, तब CH3 आ गया। उसके बाद ये वाला बेटा यहाँ पे आ जाएगा, इस हाइड्रोजन पे, इस दो के बीच में, और यहाँ वाला इसमें आ जाएगा। तो जब ये थीटा 180 डिग्री पे आएगा ना बेटा, तो इसको बोलते हैं एंटी स्टेजर्ड, इसको बोलेंगे एंटी स्टेजर्ड, ध्यान रखना। अब स्टेबिलिटी की बात होती है। अब इतना तो तुम बना लिया, तो इतना बनाने का वाला क्वेश्चन तो कम पूछेगा, इतना तो वो खुद ही देगा ना। और तब बेटा तुमसे पूछ लेगा कि आप स्टेबिलिटी बता दीजिए कि किसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, या फिर बेटा पूछ लेगा तुमसे किसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, पीई पूछ लेगा, पोटेंशियल एनर्जी किसका ज्यादा होगा। एक बात ध्यान रखना है बेटा कि रिपल्सन जितना ज्यादा, पोटेंशियल एनर्जी उतना ज्यादा, स्टेबिलिटी उतना ही कम, बस इस माइंड को बैठा के रखना है। रिपल्सन किस पे निर्भर करेगा बेटा, दो फैक्टर पे, एक वंडरवॉल पे और दूसरा टॉर्जनल पे। चलो देखते हैं, आप कंपेयर कर लेते हैं। इसमें देख लो बेटा, फुल्ली एक्लिप्स में CH3 एक ही बहुत निकट है, फुल्ली एक्लिप्स है, एक दूसरे पे चढ़ा हुआ है। यहाँ पे वंडरवॉल रिपल्सन भी ज्यादा होगा, ध्यान रखना, वंडरवॉल रिपल्सन भी ज्यादा होगा, और बेटा टॉर्जनल रिपल्सन भी ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा अगर बात करें ना, तो फुल्ली एक्लिप्स वाले का सबसे ज्यादा होगा, फुल्ली एक्लिप्स वाले का बेटा सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि एटम का साइज बड़ा है, देख रहे हो ना, CH3 ठीक। तो स्टेबिलिटी तो सबसे कम हो जाएगा इसका, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये स्टेबिलिटी इसका उल्टा होता है पोटेंशियल एनर्जी का।
चलो सेकेंड देखते हैं बेटा, एस्टेजेड में देखोगे गॉज फॉर्म में तो CH3 60 डिग्री पे तो है, दूर दूर है, थोड़ा सा कम होगा वंडरबॉल और टॉर्जनल रिपल्शन कम होगा, ठीक, लेकिन उतना भी कम नहीं होगा इसमें। लेकिन अगर देखोगे इसमें तुम इसके, किसको देखना है तुम्हें, इसको छोड़ो, इसको कंपेयर करो पार्शियली इक्लिप्स का, क्योंकि पार्शियली इक्लिप्स इसके बाद आ जाएगा। देखो पार्शियली इक्लिप्स में भी एटम काफी करीब है, CH3 वाला पार्ट और H वाला पार्ट काफी करीब है ना, पार्शियली की बात हम कर रहे हैं, तो इसमें भी रिपल्सन ज्यादा होगा। अगर काफी करीब बॉन्ड है तो उसमें रिपल्सन ज्यादा होगा ना, और ज्यादा रिपल्सन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी उसका बेटा बढ़ेगा, लेकिन फुल्ली इक्लिप्स से थोड़ा सा कम होगा। क्यों? क्योंकि CH3H है, दोनों एटम अलग अलग है, CH3 बड़ा ग्रुप है और हाइड्रोजन छोटा है। लेकिन फुल्ली इक्लिप्स में देखो बेटा CH3 और CH3 दोनों बड़े एटम पास में है, तो इसमें ज्यादा रिपल्शन होगा, ध्यान रखना इस बात को। तो 2 नंबर पे आ जाएगा बेटा पार्शियली इक्लिप्स, पोटेंशियल एनर्जी में पार्शियली इक्लिप्स। एकदम ध्यान से समझते जाना, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब बात आती है बेटा स्टैजर्ड में और एंटी स्टैजर्ड में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, किसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, पहले ये सोचते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बेटा सबसे ज्यादा होगा किसका, तो स्टैजर्ड वाले का, क्योंकि इसमें देखो CH3 काफी करीब है, देख रहे हो ना CH3 के करीब है, लेकिन एंटी स्टैजर्ड में देखो 180 डिग्री काफी दूर दूर है, ये नीचे है ये ऊपर है, इस तरीका से है बेटा। तो इसका मतलब स्टैजर्ड वाले का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, ये जितना मैं बता रहा हूं ना पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्टैजर्ड वाले का ज्यादा होगा, जिसको बोलते हैं बेटा गॉस फॉर्म, और सबसे कम क्या हो जाएगा एंटी वाले का, एंटी स्टेबल। अब स्टेबिलिटी बताओ, स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, तो एंटी, सबसे ज्यादा स्टेबल बेटा कौन होगा, एंटी वाला। चलो हम दूसरे कलर से लिख रहे हैं, एकदम नोट करते जाना, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा एंटी वाला। इसमें देख लो ना, तुम खुद से भी बना सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी जिसका कम उसका स्टेबिलिटी ज्यादा, सिंपल है। हम लिखेंगे एंटी स्टैजर्ड सबसे ज्यादा होगा, एंटी स्टैजर्ड के बाद बेटा देख लो स्टैजर्ड हो जाएगा, मतलब गॉस फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद बेटा क्या हो जाएगा, पार्शियली इक्लिप्स्ड, पार्शियली इक्लिप्स वाला पार्ट, चलो इसको लिख लेना। और सबसे कम हो जाएगा बेटा फुल्ली इक्लिप्स, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब ये क्या होता है बेटा एंटी वाला, तो जब थीटा कितना हो जाए 180 डिग्री, अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन का जवाब दे दो, इस तरीका से क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन लिख लो आप, व्हिच इज द करेक्ट, तुमसे मैं पूछ के देखता हूं, व्हिच इज द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर। आपको ना बेटा स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कॉन्फर्मेशन, कॉन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन, ऑफ एन ब्यूटेन अराउंड बेटा आपको लिख के दे देगा C2C3। ऑप्शन ए बेटा लिख लेना तुम, एंटी, एंटी से ज्यादा गॉस, इससे ज्यादा बेटा पार्शियल, और इससे ज्यादा बेटा फुल्ली। आपको बस टिक आउट करना है, आपने अभी पढ़ा है। उसके बाद लिखना गॉस, उसके बाद एंटी, एंटी वाला, फिर बेटा लिख लेना पार्शियल इक्लिप्स्ड, पार्शियली इक्लिप्स्ड, ठीक है। और उसके बाद लिख लेना बेटा फुल्ली इक्लिप्स्ड, फुल्ली इक्लिप्स्ड, ठीक है। सी नंबर में बेटा लिखना एंटी, एंटी स्टैजर्ड, उसके बाद बेटा गॉस मतलब स्टैजर्ड वाला पार्ट, उसके बाद पार्शियल, पार्शियल वाला बेटा, और सबसे लास्ट में फुल्ली इक्लिप्स्ड वाला। और डी नंबर में है, इसमें बेटा एंटी वाला है, ठीक है। एंटी के बाद बेटा गॉस है, गॉस के बाद बेटा फुल्ली वाला है,
और फुल्ली के बाद पार्शियल है, क्या ऑप्शन होना चाहिए बताओ। बहुत सिंपल है, आपने अभी किया, देख लो ना यहाँ से आंसर, एंटी वाला सबसे ज्यादा, फिर स्टेजर, फिर पार्शियल, फिर फुल्ली। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा चुका था, आप किसको टिक करोगे बेटा बताओ, क्या होगा, एंटी, गॉस, पार्शियल, फुल्ली, मतलब सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी में भी आप लिख ही चुके हैं, उसको भी ध्यान रखना। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट सीखते हैं। आपको बताना है ना, इसमें क्वेश्चन लिख लेना, आपको कॉन्फ़िगरेशन बनाना है 2 फ्लोरो इथेनॉल का, कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ 2 फ्लोरो इथेनॉल, 2 फ्लोरो इथेनॉल। चलो इसमें एक और नया कंसेप्ट आएगा, पहले तो आप फार्मूला लिख लो इसका। फार्मूला लिखोगे बेटा तो CH2, ठीक है, उसके बाद बेटा CH2OH, और यहाँ पे बेटा लग जाएगा क्या, फ्लोरीन लगेगा। 2 फ्लोरोइथेनॉल, हाइड्रोक्सी ग्रुप मेन है ना, इसलिए इसको 1 नंबर दे देंगे। ठीक है, अब चलो इसको फटाफट करते हैं हम लोग, दूसरा कलर ले लेते हैं। दूसरा कलर आप ले लोगे ना, तो इसमें देख लो, ये 1 नंबर होगा और ये 2 नंबर होगा। ठीक है, 2 नंबर हो जाएगा, काउंटिंग इधर से ही करेंगे ना, बिल्कुल ठीक है। तो मैं ऐसा कर लो, इसको मिटाने दो, इसको ले लो 1 नंबर कार्बन, मतलब इसको हमें पॉइंट बनाना है, ये हमारा पॉइंट का काम करेगा और ये हमारा बेटा सर्किल का काम करेगा। अब चलो न्यूमान प्रोजेक्शन बनाते हैं फटाफट और स्टेबिलिटी को दिखाएंगे। न्यूमान प्रोजेक्शन, न्यूमान प्रोजेक्शन बनाओगे, पहला तो ऐसा बनेगा, एक सर्किल बना लो सबसे पहले आप इस तरीका से, फिर इसमें एक पॉइंट दे दो, इस पॉइंट वाले से कार्बन को जोड़ दो। हमने 1 वाले को पॉइंट बनाया, ध्यान रखना। इसमें फ्लोरीन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, और इसमें बेटा देख लो, अब जब तुम सर्किल वाले में बनाओगे तो 2 को सर्किल माने हो, तो 2 हाइड्रोजन है, 2 OH है, तो OH को तुम यहाँ पे रख दो, OH आ जाएगा, यहाँ पे रख दो हाइड्रोजन, और यहाँ पे रख दो हाइड्रोजन। ये क्या बन गया, थीटा कितना एंगल, 0 डिग्री बनेगा, एंगल 0 डिग्री है, तो ये बेटा क्या बन गया, फुल्ली इक्लिप्स्ड, फुल्ली इक्लिप्स्ड बनेगा ये। ठीक है, अब इसे तुम क्या करो, मूव करवा दो 60 डिग्री से, मोर रिपल्सन होगा, यहाँ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है बेटा, फ्लोरीन और OH दोनों है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा, मोर रिपल्सन होगा, मोर रिपल्सन। ध्यान रखना, एटम के नेचर को भी याद रखना। अब चलो इसको तुम फिर से लिख लो, ऐसे कर दो, फिर जो जहां जो पॉइंट पे है ना उसको वहीं पे रहने दो। यहाँ पे फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, 60 डिग्री से मूव करवा दिए हो, तो तुम्हारा OH उठ करके यहाँ पे आ जाएगा सर्किल के पास, फिर ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन बेटा यहाँ आ जाएगा। इसको बोलते हैं बेटा स्टैजर्ड, या इसी को बोलते हैं गॉस। ठीक है, अब देखो ये फ्लोरीन और H के बीच क्या बन जाएगा, इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्ड बनेगा, इससे इसका स्टेबिलिटी बेटा बढ़ जाएगा, इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्ड बन जाएगा। ध्यान से लिखते जाना, फिर इसको तुम मूव करवा दो। अब मूव करवाओ तो क्या हो जाएगा, OH आ जाएगा इस H के पास, ऐसे मूव करवाना है, ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा, जैसे इसको मूव करवाए थे ना, यहाँ पे आया था, ये यहाँ पे आया था, और ये काला वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आया था, इस तरीके से मूव हो रहा है। ये मूवमेंट भी तो समझना है ना कि कौन सा डायरेक्शन है। तो इसमें देख लो, तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, HOH, ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन है, इस सर्किल के पास होगा पॉइंट वाला हाइड्रोजन, यहाँ वाला हाइड्रोजन बेटा। उसके बाद जब तुमने इसको मूव करवाया है, तो अब क्या हो जाएगा,
कि यहाँ पे आ जाएगा OH ग्रुप, OH, यहाँ पे क्या हो जाएगा H, यहाँ पे क्या हो जाएगा H। लेकिन पहले वाले की तुलना में रिपल्सन बेटा कम होगा, है ना। तो पहले वाले की तुलना में रिपल्सन कम होगा तो इसको बोलेंगे बेटा पार्शियल एक्लिप्स्ड, पार्शियल एक्लिप्स्ड हो जाएगा ये। ओके, अब तुम इसे क्या करो, 180 डिग्री के एंगल से मूव करवा दो, तो अब बन जाएगा एंटी स्टैजर्ड, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। आप देखो पॉइंट, हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे बेटा फ्लोरीन, यहाँ पे आ जाएगा OH, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऊपर नीचे चला गया, मेन फंक्शनल ग्रुप, फिर यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएगा, इसको बोलेंगे बेटा एंटी। चलो अब इसकी स्टेबिलिटी देखोगे तो एंटी से ज्यादा बेटा स्टैजर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेबल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें इसमें, तो पहले जैसा नहीं होगा जो तुमने देखा है इस वाले में, एंटी ज्यादा होता है स्टैजर्ड कम होता है, यहाँ पर बेटा वैसा नहीं है, यहाँ पे H बॉन्ड बनने की वजह से स्टैजर्ड ज्यादा हो गया। अच्छा मैं नामकरण कर देता हूँ, 1 2 3 और ये 4 है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल बेटा कौन हो जाएगा, 2 नंबर, 2 के बाद बेटा 4 नंबर, 4 के बाद थर्ड, और सबसे कम 1 नंबर स्टेबल हो जाएगा। फुल्ली एक्लिप्स वाला सबसे, मतलब सबसे ज्यादा स्टैजर्ड, फिर एंटी स्टैजर्ड, फिर पार्शियल और सबसे कम फुल्ली एक्लिप्स्ड। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप नोट करते जाना उसको अच्छे से। चलो दूसरा बेटा हम देखते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल का, इथाइलिन ग्लाइकॉल। चलो सबसे पहले इसका सूत्र लिख लो, CH2, यहाँ बेटा OH बनेगा, यहाँ भी OH रहेगा। चलो इसको बनाओगे न्यूमान प्रोजेक्शन, तो एंटी लेस स्टेबल हो जाएगा, गॉच मोर स्टेबल हो जाएगा H बॉन्ड बनने की वजह से। देख लो बना करके, ये सर्किल देंगे, सर्किल देने के बाद देख लो OH, डायरेक्ट एंटी बना दो, एंटी में OH और OH नीचे आ जाएगा, ये पॉइंट लिख दो यहाँ पे सर्किल वाला पॉइंट, इसको 1 कर दो, इसको बेटा 2 कर दो, ठीक है। फिर यहाँ H आएगा, H आएगा, इस कार्बन नंबर 1 से 2 हाइड्रोजन, एक OH है, 2 वाले से बेटा देख लो एंटी बनाना है हमें, तो OH H और OH। अगर इसके 4 स्ट्रक्चर बनेंगे, इक्लिप्स भी बनेगा, फुल्ली इक्लिप्स भी, मतलब फुल्ली इक्लिप्स भी बनेगा, पार्शियल एक्लिप्स भी बनेगा, बट हमें बस स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। तो ये बेटा बन गया एंटी वाला पार्ट, ये क्या बन गया एंटी स्टेजर्ड, एक मिनट, ये तुम्हारा बन गया एंटी स्टेजर्ड। अब इसी को हमें बनाना है स्टेजर्ड, तो स्टेजर्ड देखोगे ना तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें, इस तरीका से ये सर्कल खींचे, एक कार्बन को सर्कल दे दिए, बीच में पॉइंट दिए, पॉइंट वाले से आप OH जोड़ दो, ठीक है, यहां से H जोड़ दो, यहां से H जोड़ दो, उसके बाद यहां पे OH रखोगे H, और यहाँ पे बेटा H रखोगे। जैसे ही OH आएगा, बताओ ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ नहीं बन जाएगा बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग नहीं बना लेगा, और H बॉन्डिंग बनने से इसका स्टेबिलिटी बेटा बढ़ जाएगा, और ये स्टेजर्ड वाला पार्ट है जिसको बोलते हैं गॉस। तो ये क्या हो जाएगा लेस स्टेबल इसकी तुलना में, और ये क्या हो जाएगा बेटा मोर स्टेबल, H बॉन्ड बनने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा आप देख लेते हैं साइक्लोहेक्सेन का, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन का आप बस क्वेश्चंस लिख लेना, कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोएल्केन्स, साइक्लोएल्केन, ठीक। तो आप ध्यान रखना बेटा, साइक्लोएल्केन्स में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 होता है, हमने इसकी भी चर्चा की है DBE का आइसोमेरिज्म में, लेक्चर नंबर 2 या 3 में देख लेना। इसका फार्मूला हो जाएगा साइक्लोएल्केन्स का CnH2n, ये साइक्लोएल्केन्स का होता है, ठीक है। और इसमें ना बेटा इसका जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आएगा DBE, वो क्या आ जाता है 1। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला हो जाता है
C+1 जितना कार्बन है उसमें जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन में से हेलोजन को घटाइए, इसमें से नाइट्रोजन को घटाइए और 2 से क्या करो बेटा, भाग दे दो, ऐसे निकाल देते हैं। ठीक है, इसमें ध्यान रखना कि जितना स्टेबिलिटी की अगर बात करें ना बेटा, स्टेबिलिटी ऑर्डर का, इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है स्टेबिलिटी ऑर्डर की, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा कौन। तो जितना बॉन्ड एंगल बेटा बढ़ेगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगा, क्योंकि बॉन्ड एंगल बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रेन कम हो जाता है। मतलब आपको ऐसे ध्यान रखना है कि जैसे थ्री यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि 3 मेंबर रिंग है बेटा, तो इसमें कितना बनेगा, 60 डिग्री का एंगल बनेगा। इससे ज्यादा स्टेबल बेटा होगा 4 मेंबर का। कार्बन की संख्या जितना बढ़ा दो, इसमें 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, इससे ज्यादा बेटा स्टेबल हो जाता है 5 वाला। ठीक है, 5 वाले में 108 डिग्री के लगभग में बनता है एंगल। ठीक है, और उसके बाद बेटा फिर इससे भी ज्यादा स्टेबल हो जाता है 6 वाला, 6 मेंबर वाला। तो इसको भी हम लिख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे इसका स्टेबिलिटी हो जाता है, चूंकि 6 मेंबर में बेटा ना इसका बॉन्ड एंगल बढ़ करके हो जाता है कितना, 120 डिग्री। इससे ज्यादा स्टेबल ये हो जाएगा, मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर इस तरीका से बढ़ेगा। ओके, 120 डिग्री हो जाता है, तो ये हो जाएगा। अब sp3 बॉन्ड एंगल में बेटा 109 डिग्री 28 मिनट होता है हाइब्रिडाइज। अच्छा, इसके लिए इसके स्टेबिलिटी इससे 6 मेंबर और इसके बाद अब घटेगा, जो 7 मेंबर आएगा ना उसमें कम हो जाता है, उसमें 72 डिग्री एंगल हो जाता है, मेंबर्ड हो जाएगा। अब ये जो साइक्लिक मेंबर है बेटा, जब आप पढ़ोगे चिलेटिंग लिगैंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, यूनिट 9 है एनसीईआरटी का 12th का, तो उसमें भी बेटा चिलेटिंग लिगैंड में अगर नंबर ऑफ रिंग बढ़ता है, कार्बन की संख्या बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, तो उसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा, लेकिन अप टू 6 मेंबर तक। वैसे इससे भी ज्यादा स्टेबल बेटा ये हो जाता है ना, ये मोर स्टेबल हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि sp3 हाइब्रिड, sp कार्बन का इसमें बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और इसका जो बॉन्ड एंगल है करीब 109 डिग्री 28 मिनट के बराबर है। अच्छा, इसके लिए आप इसको ध्यान रखना, और एक ब्रेन क्या है, बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी है, इसको ध्यान रखना। बेयर स्ट्रेन थ्योरी, इस ये थ्योरी क्या कहता है, तो ये साइक्लो एल्केन्स की स्टेबिलिटी को बताता है। मतलब हम क्या लिखेंगे कि बॉन्ड डेविएशन जितना कम होगा ना, स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा बेटा, बस। ठीक है, लेस बॉन्ड डेविएशन, लेस बॉन्ड डेविएशन, जितना बॉन्ड डेविएशन कम होगा स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। लेस बॉन्ड डेविएशन, मोर स्टेबल कंपाउंड, फॉर्म्ड। और ये लेस बॉन्ड डेविएशन कब होगा, ये होने के लिए ना बॉन्ड एंगल बढ़ना चाहिए। बॉन्ड एंगल देखो, जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल बढ़ेगा ना, ये देखो 60 डिग्री था, बॉन्ड स्ट्रेन बहुत ज्यादा होगा इसमें, है ना, दोनों काफी करीब करीब है। बॉन्ड एंगल बढ़ा, बॉन्ड का डिस्टेंस बढ़ गया ना, देख लो काफी डिस्टेंस पे है, तो स्ट्रेन कम होगा, स्ट्रेन इसमें कम होगा, इसमें भी कम होगा स्ट्रेन, इस तरीका से बेटा होता है। तो बेयर स्ट्रेन थ्योरी यही कहता है कि बॉन्ड डेविएशन जितना कम होगा, मोर स्टेबल कंपाउंड फॉर्म होगा। इसका मतलब बेटा ये हो, आप डायरेक्ट याद रखना कि बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा होगा ना बेटा, बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा होगा वो स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बस आप इतना ध्यान रख लो, काम बन जाएगा आपका, क्वेश्चन बन जाएगा। बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। दूसरी बात बेटा, इसमें आप ये भी ध्यान रखना कि बॉन्ड एंगल के साथ साथ नंबर ऑफ कार्बन रिंग, नंबर ऑफ कार्बन देखो, इसमें 3 है, इसमें 4 है, 5 है, 6 है, लेकिन 7 वाला नहीं होता है बड़ा। 7 वाले से फिर बॉन्ड एंगल घटना शुरू हो जाता है, तो फिर उसका स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाता है। तो चलो, बेयर स्ट्रेन थ्योरी भी आपने पढ़ लिया। अब हम लोग देखते हैं एक साइक्लोहेक्सेन का कैसे हो जाता है, कॉन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इसको नोट कर लेना और क्वेश्चंस लिखना बेटा, कॉन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, कॉन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अब देखो साइक्लोहेक्सेन का क्या बनता है स्ट्रक्चर, इस तरीका से बनता है, इस तरीका से बनेगा स्ट्रक्चर।
अब चलो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें होता बेटा ये है कि साइक्लोहेक्सेन ज्यादा स्टेबल हो जाता है अप टू 7 कार्बन तक। साइक्लोहेक्सेन में 7 कार्बन आएगा कैसे, है ना। इसमें जो मॉलिक्यूल होता है ना वो फ्लिप करता है, तो फ्लिपिंग की वजह से इसका स्टेबिलिटी बढ़ता है। देखो इस तरीका से हो जाएगा। अगर इसका हम स्ट्रक्चर खींचना चाहे तो अब सारे स्ट्रक्चर को लिख लेना, ठीक है। इसमें लिखोगे तो देखो इस तरीका से होगा पहला स्ट्रक्चर, तो इसमें ये बनेगा। फिर इसको आप ऐसे कर लेना, फिर ऐसे कर देना, ये सारे कार्बन है देखो, 2 6 2 4 और 6 हो गया। इसको बेटा बोलते हैं चेयर फॉर्म। ये चेयर जैसा नहीं लग रहा है आपको, तो ये चेयर फॉर्म हो जाता है। ये ज्यादा स्टेबल होता है सबसे ज्यादा। उसके बाद बेटा इसको तुम और भी मूव कर सकते हो, तो इस तरीका से ये बन सकता है ना। एकदम पूरा नोट करते जाओ अच्छे से। ये देखो बेटा, ये हाफ चेयर है, टूटा हुआ कुर्सी। ये सारा कार्बन है जिसको मैं पॉइंट कर रहा हूं ना, ये कार्बन है, तो इसको बोलते हैं बेटा हाफ चेयर। हाफ चेयर बोलेंगे। चलो इसको अगर आप और मूव करोगे ना तो इसको आप ट्विस्ट बोट भी बना सकते हो। ट्विस्ट बोट, उसको ऊपर खींच दो इस तरीका से, इसको नीचे खींच दो इस तरीका से, और इसको ऊपर से नीचे मिला दो। तो देखो लो, यहाँ वाला कार्बन, यहाँ वाला कार्बन, ये कार्बन हो गया, 3 और 3 कितना 6। इसको बेटा बोलेंगे ट्विस्ट बोट। ये ऐसे ही बनता है, इसका ध्यान रखना, ट्विस्ट बोट। उसके बाद बेटा इसको आप बोट फॉर्म में भी ले जा सकते हो, तो इस तरीका से। बोट देखा है ना, इस तरीका से होगा। उसके बाद इसको ऊपर ले जाओ, फिर इसे थोड़ा सा आगे ले आओ, इसको मिला दो। ये हो गया बोट फॉर्म। ये पूरा बोट हो गया, बोट फॉर्म हो गया। उसके बाद ट्विस्ट बोट भी होता है। ट्विस्ट बोट तो हमने ऊपर बता ही दिया है। तो अब जब इसकी स्टेबिलिटी को बेटा तुम देखोगे ना, तो एक्चुअली में बात ये होता है कि चेयर फॉर्म जो होता है ना, ये स्टेजर्ड के समान हो जाता है। ये क्या हो जाता है, स्टेजर्ड स्ट्रक्चर हो जाता है ये। और हम जानते हैं कि स्टेजर्ड सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होता है। उसके बाद बेटा ये जो हो जाता है ना, ये इसमें जो बॉट फॉर्म बन जाता है उसको बोलते हैं बेटा एक्लिप्स। एक्लिप्स फॉर्म, ओके। बॉट को क्या बोल देंगे हम, एक्लिप्स वाला, ठीक है। ट्विस्ट बोट बेटा एस्क्यू बन जाता है, इसको बोल देते हैं एस्क्यू वाला फॉर्म। मतलब इसमें एंगल जो होगा ना वो 0 डिग्री से कहां तक होगा, 60 डिग्री के बीच होगा। इसमें एंगल बेटा 60 डिग्री के लगभग में होता है, इसमें तो पता ही है 0 डिग्री हो जाता है, ओके। उसके बाद हाफ चेयर भी बेटा क्या हो जाता है, इक्लिप्स फॉर्मेट में ही आ जाता है, ठीक है। तो इसका अगर स्टेबिलिटी की हम बात करेंगे इसमें कि स्टेबिलिटी कौन होगा, तब ध्यान रखिएगा इसमें जो स्टेबिलिटी होता है वो चेयर फॉर्म का सबसे ज्यादा हो जाएगा। चेयर फॉर्म का सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी। उसके बाद बेटा बोट फॉर्म का हो जाता है, बोट फॉर्म का हो जाता है। उसके बाद बेटा ट्विस्ट बोट का हो जाएगा, ट्विस्ट बोट। और सबसे कम स्टेबिलिटी हो जाएगा हाफ चेयर का। इस तरीका से बेटा इसका स्टेबिलिटी वो होता है, अरेंज करता है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे वो हो जाता है, चेयर फॉर्म वाला जो स्टेजर्ड कैसे हो जाता है। इसको आप नोट कर लेना अच्छे से। साइक्लोहेक्सेन का आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस भी दे देता हूँ। क्वेश्चंस ये है बेटा आपके लिए कि आपको ना वो उसमें ना आपको करना क्या है, स्टेबिलिटी बताना है। किसका बताना है आपको, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल का। 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल का आपको बेटा स्ट्रक्चर बनाना है ना। OH CH2 और ये CH2 हो जाएगा, और ये बेटा CHO है। इसका आपको बनाना है क्या, तो आपको बनाना है एंटी स्टेजर्ड और गॉस फॉर्म, ये दोनों बताना। बहुत आसान है, आप इक्लिप्स भी बना सकते हो, फुल्ली इक्लिप्स भी बना सकते हो। आप क्या करना ना, इसको 1 ले लेना, इसको 2 ले लेना। मतलब आप क्या करना, ये जो सेकेंड वाला है इसको सर्किल बना लेना,
इसको आपको सर्किल बना लेना है और इसको बेटा आपको पॉइंट बना लेना है। मैंने बता दिया, इससे ज्यादा बता देंगे तो फिर तुम सीख नहीं पाओगे। इसको बना करके देखना, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका चर्चा कर देंगे आपके लिए। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि चेयर फॉर्म ये बेटा कैसे बन जाता है, ये ज्यादा स्टेजेड के रूप में कैसे नजर आ जाता है। तो देखो चेयर फॉर्म का जब तुम स्ट्रक्चर बनाओगे ना, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर चेयर फॉर्म का जब तुम बनाओगे तो इस तरीका से बन जाएगा। ओके, इसमें देखोगे तुम तो इस तरीका से बन जाएगा। ये सर्किल हो गया, ठीक है, ये पॉइंट हो गया, हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे बेटा आ जाएगा CH2, ओके। और यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आएगा, यहाँ पे CH2 आ जाना चाहिए ना, उस हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा आपका CH2, और इसी CH2 से ये आगे वाला टर्म जुड़ेगा। फिर यहाँ पे सर्किल दे दो। देखो चेयर फॉर्म में इस तरीका से स्ट्रक्चर बनता है, इसीलिए बेटा ये ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। ये इस तरीका से है, और ये यहाँ पे है, ये साइक्लोहेक्सेन ही है, 3 और 3 6 कार्बन होगा इसमें। ये यही वाला फॉर्मेट है। अगर तुम कहोगे चेयर फॉर्म कैसा बना था, याद है आपको, इस तरीका से आया था। इसको प्रैक्टिस करके याद कर लेना, भूल मत जाना। फिर यहाँ पे आया था, नीचे जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा, और ये ऐसे मिलेगा। देखो ये है ना, यही तो है CH2 ये वाला जो आया है दो फॉर्मेट, ये यही तो है। और यहाँ वाला जो है ये हाइड्रोजन कार्बन को बता रहा है, ये हाइड्रोजन कार्बन को बता रहा है। इसी तरीका से तो बना है। कैसे बनाया, इस तरीका से गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ऐसे मिला दिए। देख लो, आरामदायक कुर्सी होता है ना, कुर्सी पे बैठोगे तो तुम्हें कंफर्टेबल होगा ना, इस तरीका से बेटा। तो आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन भी दिया है, इसको आप बना के रखना। न्यूमान प्रोजेक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आता है आप आसानी से बना दोगे उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे ना कॉन्फ़िगरेशनल में सी ट्रांस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद स्टूडेंट।